हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड, दिस इज मी कुमार पंकज। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म जॉब ग्रेड आईएएस पे। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं एनसीईआरटी और इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट को लेकर मैं आपके साथ आया हूं। इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी की अगर आप बात करें तो आपको एक जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमी में आपको पता है एक माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है, एक मैक्रो इकोनॉमिक्स होता है, यानी एक व्यष्टि अर्थशास्त्र और एक समष्टि अर्थशास्त्र। तो हम समष्टि अर्थशास्त्र यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स को सिविल सर्विसेज के एग्जाम पेपर में पढ़ते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स सिविल सर्विसेज में नहीं आता है, उसको पूछा भी नहीं जाता है। और आज की क्लास हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को लेकर यानी क्लास 11th की एनसीईआरटी जहां से बेसिक शुरू होता है उसको लेकर हम आपके सामने हैं। क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपका कोई भी डाउट इकोनॉमिक्स से रिलेटेड ना रहे और जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो बन जाए। एनसीईआरटी पढ़ने का मेन ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हम जब यूपीएससी के इस कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपरेशन में जाएं तो हमें बेसिक अंडरस्टैंडिंग हर सब्जेक्ट की हो। सारी फैकल्टीज आपको हमारे प्लेटफॉर्म पे हर एक एनसीईआरटी को पढ़ा रही है। आप हर सब्जेक्ट की एनसीईआरटीज की क्लासेस हमारे प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। उसी में सीरीज में इकोनॉमिक्स मैं आपको पढ़ाऊंगा और आज हम क्लास 11th की एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे इस क्लास में। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैं स्वागत करता हूं आप सभी का जॉब ग्रेड आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस दोनों एग्जाम की प्रिपरेशन अगर आप करते हैं तो एनसीईआरटी बेसिक है आपको पढ़ना, एनसीईआरटी बेसिक्स है आपको समझना, और यहीं से फिर शुरुआत होती है आपकी उस फाउंडेशन की, आपकी उस प्रिपरेशन की जो आपको सफलता तक लेके जाती है। एनसीईआरटी में आपको यहां पर अगर आप इंडियन इकोनॉमी की बात करो तो क्लास 11th की जो एनसीईआरटी है उस पे लिखा हुआ है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। और आप जो सिलेबस देखते हो यूपीएससी का, मैंने बताया आपको पेपर 3 में जब आप जाते हैं तो वहां पे भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड एग्रीकल्चर के नाम से आपको यूपीएससी का सिलेबस दिखाई देता है। तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भारत का कैसे हुआ ये आपको इस एनसीईआरटी की किताब में समझ में आएगा, जो अलग अलग यूनिट में डिवाइड है। और उसी यूनिट 1 का चैप्टर 1 हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। अब बात दिमाग में यह भी आएगी कि सर यूनिट 1 में क्या क्या चीजें हम कवर करने वाले हैं। तो चैप्टर 1 में इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था स्वतंत्रता की संध्या तक कैसी थी उसको हम समझेंगे। यानी जब देश आजाद हुआ 1947 में, आप सभी लोगों को पता है कि 1947 में हमें आजादी मिली और उस आजादी के समय तक हमारी जो अर्थव्यवस्था थी, भारतीय जो अर्थव्यवस्था थी, इंडियन इकोनॉमी यानी भारतीय अर्थव्यवस्था, प्यारे दोस्तों इस भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी कब तक? आजादी की संध्या तक, जब हम आजाद हुए तब तक। और इसमें फिर हम टॉपिक्स देखेंगे। तो टॉपिक्स में क्या है? लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर द कॉलोनियल रूल। कॉलोनियल रूल आप सब लोग जानते हो, औपनिवेशिक शासन। कौन सा शासन भाई? औपनिवेशिक शासन। ये क्या होता है ये भी मैं आपको बता दूंगा, औपनिवेशिक शासन। वैसे तो आपको हिस्ट्री में आदित्य सर ये सारी चीजें पढ़ाएंगे ही, आपके एक एक डाउट को क्लियर करेंगे और आई होप कि उन्होंने पढ़ा भी दिया होगा। लेकिन फिर भी क्योंकि यहां कोई भी टर्म ऐसी आएगी तो मैं कोशिश करूंगा कि उस टर्म से भी आप अवेयर हो जाएं, वो टर्म भी आपको समझ में आ जाए। तो कॉलोनियल रूल के अंडर डेवलपमेंट कैसे हुआ, अर्थव्यवस्था का विकास कैसे हुआ। कब अर्थव्यवस्था का विकास? जब हम उपनिवेश थे। उपनिवेश का मतलब आपको मैं बताऊंगा, चिंता मत करिए। अर्थव्यवस्था का विकास औपनिवेशिक शासन के तहत। चलो इसको समझ ही लेते हैं। ये देखिए, दो देश है, एक देश है प्यारे दोस्तों भारत और एक देश है आपका ब्रिटेन, है ना, ब्रिटेन। तो ब्रिटेन के लोग भारत में आए, ट्रेड करने आए, व्यापार करने आए और बाद में फिर भारत में इन्होंने प्रशासन भी करना शुरू कर दिया, है ना। शुरू में क्या आए थे? व्यापार करने आए थे, व्यापार के साथ साथ पॉलिसी बनाना शुरू किया, प्रशासन बनाना शुरू किया, नियम कानून बनाने शुरू किए। तो इन्होंने कहा भारत में ये सब किया।
तो भारत इनका क्या बना, उपनिवेश बन गया। क्या बन गया, उपनिवेश बना। और ये क्या बने, औपनिवेशिक शक्ति बने, औपनिवेशिक शक्ति बन गए, क्योंकि ये लोग हमारे ऊपर नियम कानून बना रहे हैं, ये लोग हमारे लिए पॉलिसीज बना रहे हैं, ये लोग हम पे प्रशासन कर रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं। तो हमेशा समझना पड़ेगा कि भारत उपनिवेश था और ये औपनिवेशिक शक्ति। तो जो हम यहां पर ये समझ रहे हैं कि इस औपनिवेशिक शासन के समय शासन कौन कर रहा था, तो ब्रिटेन शासन कर रहा था। तो इस ब्रिटेन के शासन के समय हमारी जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है, हमारे प्यारे देश भारतवर्ष की जो अर्थव्यवस्था है, उसने कैसे विकास किया, ये हम समझेंगे। दूसरी चीज, एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि का विकास कैसे हो रहा था, कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे थे, हम समझेंगे। इंडस्ट्रियल सेक्टर में यानी औद्योगिक क्षेत्र में क्या बदलाव हो रहे थे, हम समझेंगे। जो फॉरेन ट्रेड की हमारा जो विदेशों के साथ व्यापार था वो कैसा था, हम इसमें समझेंगे। डेमोग्राफिक कंडीशन कि हमारे यहाँ की जनसंख्या की स्थिति क्या थी, डेमोग्राफी क्या थी, शिक्षा लिटरेसी का रेट क्या था, हमारे यहाँ मोर्टालिटी रेट कितना था, लोगों का स्वास्थ्य कैसा था, शिक्षा कैसी थी, ये सब हम इसमें जानेंगे। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर जानेंगे कि लोग कैसे व्यवसाय में संलग्न थे या फिर कृषि में संलग्न थे, रोजगार की स्थिति क्या थी, हम कब तक देख रहे हैं, सब 1947 तक। इंफ्रास्ट्रक्चर हम देखेंगे कि बुनियादी ढांचा क्या था। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रिपरेशन यहां से शुरू हो रही है। तो आप सब लोगों के मन में यहां पे क्वेश्चन आना चाहिए था, और क्वेश्चन ये आना चाहिए था कि सर हमें ये बताइए कि हम सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो सिविल सर्विसेज की तैयारी के दौरान हमें क्यों जरूरी है ये पढ़ना कि इंडियन इकोनॉमी स्वतंत्रता के समय कैसी थी। मेरे प्यारे दोस्तों, इसके कई सारे मायने हैं, हमें क्यों पढ़ना है वो सबसे पहले जानना जरूरी है ताकि आपको समझ विकसित हो। तो इसकी कई सारी वजह हैं, एक एक अगर मैं बात करूं तो एक एक बात में आपको समझना पड़ेगा। हमें यह पढ़ना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है। कौन सा, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है ना, ऐतिहासिक इसकी पृष्ठभूमि है माय डियर फ्रेंड। कौन सी, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कैसे है भाई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट समझना क्यों जरूरी है, यह समझना जरूरी है कि 1947 में जब हम आजाद हुए मेरे प्यारे दोस्तों, तब हमारे देश की समस्याएं क्या थी, हमारे देश की स्थिति क्या थी, इकोनॉमी कैसी थी, हमारे पास संसाधन कैसे थे, ये सब हमको समझना पड़ेगा। हमको समझना पड़ेगा कि भारत देश जब स्वतंत्र हुआ तो भारत स्वतंत्र होने के समय क्या हमारे यहाँ व्यवसाय का स्तर क्या था, हमारे यहाँ उद्योग का जो स्तर है, औद्योगिक स्थिति हमारी क्या थी, ये सब हमको पढ़ना पड़ेगा। और जब हम ये समझ जाएंगे प्यारे दोस्तों, तब हमको समझ में आएगा कि भविष्य में हमने जो पॉलिसीज बनाई, जो नियम कानून बनाए, वो कैसे बनाए। आप ये समझिए कि हमारा देश आजाद हुआ 1947 में, तो 1947 के बाद हमको डेवलपमेंट पॉलिसीज कैसी बनानी थी। तो दूसरा इसका कंटेक्स्ट ये भी निकलता है, मैं इसको आपको समझा देता हूं एक छोटी भाषा में, कि मान लीजिए आपसे कोई ये कहे कि आपके घर में भाई शादी होनी है, किसी बच्चे की, किसी भाई की, चाचा की, किसी की भी, तो आपको शादी की व्यवस्थाएं करनी है। बात समझ रहे हैं, आपके घर में शादी होनी है, उस शादी के अरेंजमेंट्स आपको करने हैं, ये आपसे कोई कह दे, तो आप सबसे पहले क्या समझेंगे, सबसे पहले आप समझेंगे कि जो शादी हो रही है उस शादी में डेट क्या है, शादी का वेन्यू क्या है, कहां होगी, आप समझोगे कि इसमें गेस्ट कितने आने वाले हैं। भाई आपको पता चलेगा कि 200 गेस्ट आएंगे, तो 200 गेस्ट के हिसाब से आप कोई बैंक्वेट हॉल बुक करोगे, उसके हिसाब से आप कैटलरी का इंतजाम करोगे, आप उसके हिसाब से जो है हलवाई या कुछ भी व्यवस्थाएं करोगे, फर्नीचर उतना लाओगे, चेयर उतनी लाओगे, उतना राशन आएगा, तब सारी चीजें होंगी ना। तो वैसे ही हमको ये जब तक नहीं पता होगा कि हमारी ऐतिहासिक स्थिति क्या थी, तब तक हम पॉलिसीज कैसे बनाते। 1947 के बाद जो हमारी डेवलपमेंट पॉलिसीज बनी है वो कैसे कैसे बनी, उस समय की स्थिति क्या थी,
हमारी समस्याएं क्या थी, हमारा विकास कैसा हुआ था, ये सब हमको समझना पड़ेगा। और इसीलिए 1947 से 1990 तक आप देखोगे कि हमारी पॉलिसीज अलग तरीके से बनी। उसके बाद फिर धीरे धीरे आप देखोगे कि हमारे यहां उदारीकरण, वैश्वीकरण, है ना, और निजीकरण जैसी अवधारणाएं आई। उसके बाद आप देखोगे कि हमारी पॉलिसीज अलग तरीके से चलने लगी। स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, ये बहुत बाद में आए। तो ये सब आप तब समझोगे जब आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट को समझोगे, तब आप समझोगे कि डेवलपमेंट पॉलिसीज का बैकग्राउंड क्या था और ये कैसे डेवलपमेंट पॉलिसीज हमारे देश ने निर्धारित की। बात समझ में आ रही है? तो इस एनसीईआरटी को पढ़ने का एक मेन ऑब्जेक्टिव ये भी है कि हम उस भारत को जाने कि जहां से हम आए हैं, और इसलिए आगे की पॉलिसीज कैसे वो डिसाइड हुई, कैसे चेंज हुई, ये सारी चीजें हमें इसमें समझ में आएंगी। तीसरी बात यह भी है कि यूपीएससी की भी रिलीवेंसी है इससे। यूपीएससी की रिलीवेंस कैसे है भाई? तो यूपीएससी यहां से आप देखोगे हमेशा जो है क्वेश्चन पूछता है। कैसे क्वेश्चन पूछ लेगा? आपसे पॉवर्टी से अगर क्वेश्चन पूछ ले कि भाई पहले की स्थिति और अब की स्थिति में कंपैरेटिव स्टडी आप बताओ, तो पॉवर्टी से क्वेश्चन पूछ लेता है। एग्रीकल्चर की सिचुएशन से आपको क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। एडुकेशन लिटरेसी से क्वेश्चन पूछ लेगा, तो एग्रीकल्चर से क्वेश्चन पूछ लेगा, है ना। एडुकेशन या हम कहें लिटरेसी से क्वेश्चन पूछ लेगा कि भाई पहले लिटरेसी कैसी थी, अब की कैसी है। तो यूपीएससी के सिलेबस में भी ये आता है। तो तब हम जब इन सारी चीजों को समझ जाएंगे, हमें फिर इजी होगा आगे पढ़ पाना, और जो नई नई पॉलिसीज आएंगी समय के साथ, जो हम इकोनॉमी में पढ़ेंगे, उनको भी समझ पाना कि भारत किस तरीके से आगे बढ़ा। 5 ईयर प्लानिंग हम देखेंगे कि पंचवर्षीय योजनाएं कैसे बनी। भारत की उस समय क्या ऐसी स्थितियां थी कि भारत पंचवर्षीय योजनाओं की तरफ गया, हमारी आर्थिक स्थिति कैसी थी, ये सब जान लेंगे तभी हमें सारी चीजें समझने में जो है आसानी होगी। और इसलिए आप देखोगे कि जो क्लास 11th की एनसीईआरटी है, इसमें इन सभी बातों से रूबरू कराया जाएगा कि भाई जो स्वतंत्रता तक हमारे देश की स्थिति कैसी थी, हर सेक्टर की, चाहे वो कृषि क्षेत्र हो, उद्योग क्षेत्र हो, या फिर वो रोजगार की स्थिति हो, चाहे वो विदेशी व्यापार हो। और जब आप ये समझ जाओगे कि अच्छा हमारी ये स्थिति थी, फिर हम पढ़ेंगे कि कैसे फिर आगे इकोनॉमी का डेवलपमेंट हुआ, कैसे हमारे देश ने उस जो है निम्न आय वाले देश से आज दुनिया की तीसरी चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हम पहुंच पा रहे हैं, बनने की बात कर रहे हैं, पहली अर्थव्यवस्था की हम तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हमको समझनी पड़ेंगी, ठीक है। चलिए, तो अब मुझे उम्मीद है कि हम जब इंट्रोडक्शन शुरू करेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आएंगी। क्लास यहां से शुरू हो रही है। मैंने बैकग्राउंड आपको बता दिया, ये बता दिया कि हम इसको पढ़ क्यों रहे हैं, ये बता दिया कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। और अब हम शुरू करते हैं चैप्टर 1 का परिचय, माय डियर फ्रेंड, इंट्रोडक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया हम ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब देखते हैं क्या क्या चीजें थी उस समय। तो कह रहा था इंडियन इकोनॉमी वाज शेप्ड बाय नियरली 200 ईयर्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। औपनिवेशिक शासन जो है, औपनिवेशिक शासन भारत में लगभग 200 साल चला। आपको पता है 1600 के आसपास जो है भारत में व्यापारी आने शुरू हुए, और अंग्रेजों ने बक्सर और प्लासी के जो युद्ध हुए, बक्सर और प्लासी के वॉर के बाद आप देखेंगे कि प्यारे दोस्तों किस तरीके से भारत में उन्होंने प्रशासन को भी अपने हाथ में लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, प्रशासन को भी अपने हाथ में लेने लग गए थे 1764 के समय से। ठीक है, तो 1764 से लगभग आप देखो 1947, है ना, 200 साल का लगभग समय है। लगभग मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि 64 और 47 है ना, ये 20 साल का, तो 180 70 170 180 साल को हम कह लेंगे नियरली 200 ईयर्स। 200 सालों तक आपने देखना कि उन्होंने हमारी अर्थव्यवस्था को एक शेप दी। अंग्रेजों ने नीतियां बनाई और उन नीतियों के हिसाब से ही हमारी अर्थव्यवस्था की एक ढांचा तैयार हुई, एक नींव रखी गई। जैसी वो पॉलिसीज बनाते थे वैसी हमारी अर्थव्यवस्था रन करती थी। ठीक है, बात समझ में आई। तो भारतीय अर्थव्यवस्था की जो शेप है
जो डिजाइन है वो 200 वर्षों के ब्रिटिश शासन के दौरान बनी और ब्रिटिश लोगों ने एक्सप्लॉइट किया इंडिया को। अगर हम प्राइमरीली देखें, एक्सप्लॉइट मतलब क्या किया भाई, भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया, भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया और हमें उस स्थिति में ला दिया कि हम कच्चे माल के निर्यातक बन गए और बने बनाए प्रोडक्ट के आयातक बन गए। ठीक है, तो ब्रिटिश ने क्या किया कि हमें सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल एंड मार्केट फॉर फिनिश गुड। भाई आप समझिए कैसी स्थिति है, ये ऐसी स्थिति है कि ये है हमारा प्यारा देश भारत, जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि मुगलों के समय तक हमारी आर्थिक स्थिति बहुत बेहतर थी। हम बहुत सारी चीजें, खाद्यान्न अच्छे से उगाते थे, निर्यात करते थे, है ना, और बहुत सारे देशों से, हमारे दूसरे देशों से हमारे व्यावसायिक संबंध थे। लेकिन जब अंग्रेज आए तो अंग्रेजों ने क्या किया कि हमारे उत्पादन को खत्म कर दिया। हमसे यहां से कपास, जूट जैसी चीजें, है ना, ये उगवाया जाता था, ये यहां से ब्रिटेन ले जाया जाता था और ब्रिटेन में फिर इससे वस्त्र बनते थे, इससे प्रोडक्ट बनते थे और भारत में वो बेचे जाते थे। यानी भारत में कच्चा माल उगाया जा रहा है, ब्रिटेन जा रहा है, ब्रिटेन की फैक्ट्रियों में उसका कपड़ा बन रहा है और कपास का कपड़ा बन के आ रहा है और भारतीय उसको खरीद रहे हैं। यानी हमको एक कच्चे माल का उत्पादन करता और उन बनी बनाई वस्तुओं का बाजार बना के छोड़ दिया, हमारे देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से खत्म कर दिया इन कॉलोनियल रूल में। ये हर एक चीज का एग्जाम्पल हम आगे अभी देखेंगे कि कैसे कैसे ये हुआ। प्री इंडिपेंडेंस इकोनॉमिक स्ट्रक्चर क्रूशियल टू अंडरस्टैंडिंग पोस्ट 1947 पॉलिसीज। और इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई जो हमारा जो आर्थिक ढांचा है 1947 से पहले कैसा था, उसको जब हम जानेंगे तो हम समझेंगे कि 1947 के बाद हमारी जो पॉलिसीज रही हैं, 1947 के बाद हमने कैसे कैसे जो है नीतियां बनाई, वो नीतियां बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी, ये सब हम तभी समझ पाएंगे जब हम ये समझेंगे कि 1947 से पहले हमारे देश की स्थिति क्या थी। बात समझ में आई? और ये मैंने स्टार्टिंग में भी आपको बताया। तो अगर हम एक एक स्थिति को समझना शुरू करें तो सबसे पहले हम समझेंगे लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट अंडर कॉलोनियल रूल। लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट यानी बहुत ही अल्प स्तर पे, किस पे, बहुत ही अल्प स्तर पर आर्थिक विकास हुआ। अल्प स्तर पर आर्थिक विकास किस समय? औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत, कॉलोनियल रूल के अंतर्गत। कॉलोनियल रूल मैंने बता दिया, कॉलोनी हम थे, है ना, और कॉलोनियल रूल कौन कर रहा था हम पे? ब्रिटेन कर रहा था। हम इनकी कॉलोनी थे, किसकी? ब्रिटेन की। कौन? भारत। तो हम पे पॉलिसीज ये थोप रहे थे, हम किस चीज का उत्पादन करें, कितना उत्पादन करें, ये सब डिसाइड कौन कर रहा था? ब्रिटिश डिसाइड कर रहे थे। इसलिए हमारा बहुत ही अल्प स्तर पर आर्थिक विकास हुआ और वो भी हम देखेंगे कि वो विकास भी 1850 के बाद होना शुरू हुआ है, उससे पहले तो वो भी नहीं हो रहा था। इंडिया हैड इंडिपेंडेंट डाइवर्स मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज बिफोर ब्रिटिश रूल। मैंने आपको बताया कि अंग्रेजों के आने से पहले भारत बहुत ही डाइवर्सिफाई जो है कंट्री था हर चीज के मामले में। ऐसा नहीं है कि हमारे यहां जो है विभिन्नता सिर्फ जातिगत आधार पे थी, ऐसा नहीं है कि हमारे यहां अलग अलग कल्चर था इसलिए हम डाइवर्सिफाई थे, नहीं, हम मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज में भी डाइवर्सिफाई थे। हमारे यहां आप देखोगे प्यारे दोस्तों तो आपको जानकर पता चलेगा कि कॉटन, है ना, सिल्क टेक्सटाइल, मेटल वर्क, ज्वेलरी, ये सब हमारे यहां फेमस था। हैंडीक्राफ्ट यानी हस्तशिल्प उत्पादन के स्तर पर हम बहुत आगे थे। आप
अगर बात करें साउथ की, बात करें आप बंगाल की, बात करें आप और भी सारे इंडिया के क्षेत्र की, तो हर जगह आप देखोगे कि हमारी कॉटन और सिल्क टेक्सटाइल, मेटल वर्क होता था। जो मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में कॉटन हमारा बहुत फेमस था, साउथ से, कर्नाटक वाले रीजन से और बंगाल के रीजन से। यहां पर मलमल की जो बहुत ही शानदार साड़ियां, वस्त्र बनाए जाते थे और इतने ज्यादा फेमस थे मलमल के वस्त्र कि ऐसा कहा जाता है कि वो इतने ज्यादा बारीकी से बुने जाते थे और मलमल के इतने सॉफ्ट कपड़े होते थे कि दुपट्टे को आप अंगूठी के बीच में से निकाल सकते थे। एक पूरा सॉल मलमल का एक मुट्ठी में बंद किया जा सकता था। इस तरीके की बहुत ही शानदार कारीगरी भारत में की जाती थी अंग्रेजों से आने से पहले। लेकिन ब्रिटिश पॉलिसीज ने, इन जो है ब्रिटिश नीतियों ने हमें डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भेज दिया, यानी हमारा वी औद्योगिकीकरण हुआ। हर देश का तो होता है औद्योगिकीकरण। क्या होता है भाई? औद्योगिकीकरण। वी औद्योगिकीकरण क्या है ये भी हम समझेंगे। वी औद्योगिकीकरण, ठीक है, वी औद्योगिकीकरण। वी औद्योगिकीकरण क्या है भाई? औद्योगिकीकरण क्या है पहले वो समझेंगे। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या है? इंडस्ट्रियलाइजेशन है कि पहले लोग हाथों से कपड़े बना रहे थे, ठीक है, फिर पावर हैंडलूम आया, यानी जो बिजली से चलने वाली मशीनें आई, उनसे लोग कपड़े बनाने लगे। फिर और ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी आई, रोबोटिक्स का इस्तेमाल होने लगा, एआई का इस्तेमाल होने लगा, तो और ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ और बेहतर चीजों की तरफ हम गए। तो ये तो क्या कहलाता है? औद्योगिकीकरण कहलाता है कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, मशीनी युग की शुरुआत हो रही है, हम बहुत बेहतर टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। लेकिन वी औद्योगिकीकरण में सही इसका उल्टा होता है। वी औद्योगिकीकरण में क्या होता है कि हमारे भारत में जो हस्तशिल्प से चीजें बन रही थी, है ना, जो हाथ से चीजें बनाई जा रही थी, मान लो टोकरी बुनना ही है तो ये हाथ से टोकरी बुनी जा रही है। मान लो जो कपड़े हैं, सिलाई बुनाई का काम हो रहा है, चीनी मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, घड़े मिट्टी के बर्तन बन रहे हैं, तो उन मिट्टी के बर्तनों को तो सपोर्ट दिया ही नहीं गया, उन कारीगरों को तो सपोर्ट दिया ही नहीं गया। उल्टा हमने विदेशों से जो कंपनियों द्वारा, जो मशीनों द्वारा बने गए प्रोडक्ट थे, उनको भारत में लाना शुरू कर दिया। तो ना तो भारत में मशीनी युग कभी आया, ना भारत में कभी किसी चीज को एडवांस किया गया, उन्नत किया गया। उल्टा जो हस्तशिल्प था इसका भी पतन कर दिया। यानी कि हमने क्या किया कि जो भारत का मलमल था, भारत का जो कपास, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, हमने उसको सपोर्ट भी नहीं किया। उल्टा विदेशों से, यानी ब्रिटेन में माल बनवाकर सस्ते दामों पे बनता था क्योंकि मशीन से बनता था, उसको लाकर भारत में बेचना शुरू किया और भारत में कोई उद्योग नहीं लगाए गए, कोई सपोर्ट नहीं दिया गया, जिसके कारण कहा गया कि भारत में वी औद्योगिकीकरण हो गया, यानी हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो गया और जो मशीन आधारित उद्योग थे उनका कभी भारत में निर्माण ही नहीं किया गया, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाया नहीं गया। और ऐसी पॉलिसीज के कारण भारत क्या बन गया? भारत बन गया रॉ मटेरियल का सप्लायर, यानी कच्चे माल का उत्पादन करता, कच्चे माल का निर्यातक बना भारत। कच्चे माल को हम निर्यात करने लगे, यानी भारत ने कपास उगाया, कपास को सस्ते दामों पे ब्रिटेन भेजा गया, ब्रिटेन में इस कपास का कपड़ा बना और इस कपड़े को फिर भारतीय लोगों को बेचा गया। तो इस तरीके से, चूंकि जो थोड़े बहुत लोग हस्तशिल्प से, हाथों के प्रयोग से बुनाई करके अच्छा कपड़ा बना भी रहे थे, तो ये महंगा पड़ता था क्योंकि दिनों में बनता था, तो मशीन से बनने में कम समय लगता था, तो जो हाथ से बनता था वो महंगा भी होता था अपेक्षाकृत और समय भी लगता था। लेकिन मशीनों से बना सस्ता माल और कम समय में बनता था, इसलिए ये सस्ता पड़ा भारतीय लोगों को।
तो भारतीय लोग इसको खरीदने लगे और धीरे धीरे हस्तशिल्पों का पतन हो गया। भारत सिर्फ कच्चा माल का निर्यातक और बने बनाए प्रोडक्ट का बाजार बन के रह गया और भारतीय अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरने लगी और यही विऔद्योगिकीकरण की स्थिति थी। अगर हम नेशनल इनकम की बात करें, वैसे तो उस समय राष्ट्रीय आय जैसा कुछ होता ही नहीं था, लेकिन उस समय हम राष्ट्रीय आय की बात करें, नेशनल इनकम की बात करें दोस्तों, उस समय तो राष्ट्रीय आय से आपको जानकर पता लगेगा कि जो हमारी ग्रोथ है 1900 से 1947 के समय, ये देख लो आजादी के समय की बात है, 1900 से 1947 के समय 2% एग्रीगेट आउटपुट ग्रोथ थी। यानी हमारी जो वृद्धि हो रही थी वो 2% के हिसाब से हो रही थी 47 सालों में। अगर हम इसको पर कैपिटा आउटपुट ग्रोथ के हिसाब से देखें तो प्रति व्यक्ति ये ग्रोथ कितनी थी, 0.5%। अब आप देखो पर ईयर की मैं बात कर रहा हूं, यानी आज भारत की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ दर कितनी रहती है, 7% के आसपास। ठीक है, 7%, 8%, 11% तक गई। तो 1900 से 1947 के समय हम 2% के आसपास घूम रहे थे और पर कैपिटा में, यानी कि ये गैप को दिखाता है कि प्रति व्यक्ति अगर आप इसे देखो तो 0.5% के आसपास थी। इस तरीके से हम क्या देख रहे हैं कि लो लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ, वो भी 1900 से 1947 के समय जब दुनिया भर में औद्योगिक क्रांतियां चल रही थी, तब भारत में कुछ भी बहुत अच्छा नहीं हो रहा था। बात समझ में आ रही है? चलिए, इतनी बात मुझे उम्मीद है कि समझ में आई। तो ये हमने उद्योग की बात करी कि भारत सिर्फ कच्चे माल को ही उत्पादन कर रहा था और बनी बनाई वस्तुओं को बाजार बन चुका था, उनको हम खरीद रहे थे। अब बात आती है एग्रीकल्चर सेक्टर की। ये सब हम कब तक समझ रहे हैं, फिर से मैं बता दूं, हम ये आजादी के समय तक समझ रहे हैं चीजों को, और जब हम ये समझ लेंगे कि आजादी के समय तक, आजादी की संध्या तक हमारी स्थिति हर क्षेत्र में कैसी थी, हमारी अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी, तब हम ये समझ पाएंगे कि हमारी पॉलिसीज फिर उस हिसाब से कैसे बनाई गई। हम मजबूर थे ऐसी पॉलिसीज बनाने के लिए क्योंकि हमारी देश की स्थिति ही इतनी खराब थी। तो हमने बात की पीछे कि कितना मध्यम, कितना अल्प स्थिति में हमारा आर्थिक विकास था। अब हम बात करेंगे कृषि क्षेत्र की। अब कृषि क्षेत्र में देखते हैं प्यारे दोस्तों कि आजादी के पहले हमारी कृषि क्षेत्र की स्थिति क्या थी। तो आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि भारत की 85% जनसंख्या उस समय डिपेंडेंट थी एग्रेरियन इकोनॉमी पे, यानी कृषि आधारित अर्थव्यवस्था पे। कृषि अर्थव्यवस्था, यानी भारत में मान लीजिए कि उस समय 10 करोड़ लोग थे। मैं हाइपोथेटिकली बोल रहा हूं, कह दो कि सर डेटा दिखाओ 10 करोड़ ही थे क्या, हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, कि मान लीजिए उस समय 10 करोड़ लोग भारत की जनसंख्या थी, तो उस समय 85 जो है लाख, जो 85% इसका 10 करोड़ का, यानी 8.5 करोड़ जो लोग थे, कितने, 8.5 करोड़, ये एग्रीकल्चर में थे, ये कृषि में थे। 10 करोड़ में से 8.5 करोड़ लोग सिर्फ कृषि पे जो है निर्भर थे। बाकी 1.5 करोड़ लोग ही ऐसे थे जो दूसरे क्षेत्रों में थे, या तो मैन्युफैक्चरिंग में नौकरी कर रहे थे, या वो सेवा क्षेत्र में थे, या वो व्यापारी थे, या फिर वो टीचर हो सकते हैं, अलग चीजें हो सकती है। लेकिन आप ये सोचो कि देश में अगर 100 करोड़ लोग थे तो 85 करोड़ लोग सिर्फ कृषि पर ही आधारित थे। तो और उसमें भी आपको जानकर यह आश्चर्य होना चाहिए कि उस समय औपनिवेशिक सिस्टम चल रहा था, कॉलोनियल लैंड सिस्टम था। आपने बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ी होगी और उसमें भी आप बात करते हो जमींदारी व्यवस्था की। आपको पता है जमींदारी व्यवस्था, जमींदारी व्यवस्था के मामले में मैं आपको थोड़ा सा पुराने समय में लेके चलूं। आप में शायद सब लोग बहुत छोटे हैं अभी, लेकिन आपने कभी कोई अमरीश पुरी की मूवी देखी हो, आप में से बहुत सारे लोगों ने करण अर्जुन मूवी देखी होगी, या ऐसी बहुत सारी मूवियां देखी होंगी, नहीं देखी तो कभी देखिएगा। उन मूवियों में अमरीश पुरी हमेशा एक जमींदार बनता था, जिनमें एक बहुत आलीशान उसका बंगला होता था, गले में उसने जो है हीरे जवाहरात
मालाएं डाली हैं, गाड़ी से निकलेगा, और वो जब घर से निकलेगा तो वो बाहर रास्तों पे, रोड पे कच्ची रोड होंगी, सड़कें होंगी, झुग्गी झोंपड़ियां होंगी, घास फूस के बने मकान होंगे, और लोग पैदल चल रहे होंगे। लोगों ने, किसी ने धोती बांधी होगी, ऊपर कपड़ा नहीं होगा, औरतों ने एक सफेद या एक मटमैले रंग की साड़ी लपेटी होगी, कोई हीरा जेवरात, कोई उनके हाथ में कुछ नहीं होगा, सर पे उनके कोई परात होगी, मजदूरी का काम कर रहे होंगे। यानी ये कहानी बताने का तात्पर्य क्या है कि आप देखेंगे एक जमींदार है जिसके पास आलीशान भवन है, नौकर चाकर हैं, और दूसरी तरफ एक आम आदमी है जो फावड़ा लेकर चल रहा है, जो सुबह को पूरे दिन खेत में काम करेगा, उसके बाद शायद उसको शाम की रोटी नसीब होगी। तो एक गैप था लोगों में, आय में, लोगों के बीच में गैप था, और यह जमींदारी प्रथा ने जो किसानों की स्थिति को बहुत खराब कर दिया था। क्यों कर दिया था भाई खराब? खराब इसलिए कर दिया था क्योंकि ये जमींदार क्या करते थे, रेंट कलेक्ट करते थे। स्थायी बंदोबस्त में आपने देखा होगा कि किसान को लगान देना पड़ता था। हिस्ट्री में आप पढ़ते हो कि किसान को लगान देना पड़ता था। खेती की स्थिति, ना तो उन्नत बीज थे, ना सिंचाई की बेहतर व्यवस्था थी, ना उन्नत तकनीक थी, टेक्नोलॉजी भी नहीं थी, तो पैदावार बहुत कम होती थी, कभी कभी अकाल पड़ जाता था, सूखा पड़ जाता था, लेकिन लगान देना कंफर्म था। जमींदार को लगान चाहिए, नहीं तो हड़प कर लेगा वो आपकी जमीन, और किसान की पैदावार नहीं। उल्टा एक और दिक्कत इसमें ये होती थी कि मान लो जमींदार को लगान मिल भी गया, तो ये जमींदार उस लगान के पैसे को कभी भी कृषि में इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि जमींदार का तो फिक्स है कि भाई उसने जो है किसान से लगान ली, उसका कुछ परसेंट उसको मिलेगा, बाकी जाएगा ब्रिटिश शासन के पास। तो वो कभी भी कृषि में इन्वेस्ट नहीं करता था, क्योंकि उसे पता होता था कि आज मैं जमींदार हूं, कल को कोई और भी बन सकता है, तो मैं अपना पेट भरूंगा। तो कभी भी कृषि में उन्होंने निवेश नहीं किया, इसलिए कृषि की व्यवस्था कभी बेहतर हो ही नहीं पाई, वही चलता रहा। और आप फिर देखोगे कि किस तरीके से आजादी के बाद ग्रीन रिवॉल्यूशन लाया गया, हाइब्रिड बीज दिए गए, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था की गई, टेक्नोलॉजी सरकार ने दी, तब किसानों की स्थिति बेहतर हुई। तो ये हमें समझना पड़ेगा कि एग्रीकल्चर सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र पे जहां 85% देश की अर्थव्यवस्था जो निर्भर थी, 85% जनसंख्या देश की निर्भर थी, वहीं कृषि बहुत ही पुरातन समय की व्यवस्था से चल रही थी। कोई टेक्नोलॉजी का वहां तक जो है अता पता नहीं था। इसके कारण आप देखोगे हाई सोशल टेंशन, लो प्रोडक्टिविटी। सोशल टेंशन तो होगी ही, क्योंकि जमीन पे इतने सारे लोगों की निर्भरता, उत्पादन है नहीं, उत्पादकता है नहीं, और लो प्रोडक्टिविटी, बहुत कम उत्पादकता है। और उत्पादकता कम की वजह मैंने बता दी, ना तो उन्नत बीज है, ना कृषि में निवेश हो रहा है, ना सिंचाई की व्यवस्था है, तो फिर कहां से उत्पादकता होगी? ये सब दिक्कतें थी। टेक्नोलॉजी का कोई इन्वेस्टमेंट नहीं, कोई खाद बीज की व्यवस्था नहीं, कोई सिंचाई की व्यवस्था नहीं, सब खराब हो रखा था। कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। अब एक और बात समझिए कि ये सब दिक्कतें तो चल ही रही थी, उल्टा ब्रिटिश ने एक व्यवस्था और कर दी थी कि भारतीय कृषि को खाद्यान्न उत्पादन कृषि से व्यावसायिक कृषि की ओर उन्मुख कर दिया, मोड़ दिया। आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि किस तरीके से जो है नील उत्पादन कराया जाता था। तिनकठिया पद्धति आपने बिहार में पढ़ी होगी। चंपारण आंदोलन उसके लिए गांधी जी को करना पड़ा कि बिहार में जमींदारों ने यह निर्धारित कर दिया था ब्रिटिश रूल के अंदर कि हर किसान को जो है 3/20 जो है 3/20 लिखते हैं, 3 कट्ठा जो भूमि है, उस 3 कट्ठा भूमि पर जो है नील की खेती करना अनिवार्य था। अगर नील की खेती नहीं करते थे तो बहुत ज्यादा उनको लगान देना पड़ता था, उससे बचने के लिए बहुत सारा पैसा देना पड़ता था, नहीं तो अनिवार्य ही था। ठीक है, तो ऐसे ही पूरे देश में ब्रिटिश ने क्या किया कि व्यवसायीकरण कर दिया और लोगों से कहा कि आप कपास उगाइए, आप नील की खेती करिए, आप नकदी फसल बोइए, है ना, नकदी फसल। और इससे क्या हुआ कि लोगों ने जूट, कपास, है ना, और
नील की खेती करना शुरू किया, जिससे भारत में उत्पादकता तो पहले से ही कम थी, अब यह भी हो गया कि खाद्यान्न की कमी होने लगी। आप ये देखिए कि 8.5 करोड़ लोग कृषि पे निर्भर हैं, तो इनकम का सोर्स तो कहीं से है नहीं। कृषि में पहले से ही उत्पादकता कम है माय डियर फ्रेंड। अब ऐसे में ये इसको भी छोड़ देंगे, गेहूं उगाना छोड़ देंगे, धान उगाना छोड़ देंगे, और क्या उगाने लगेंगे? नील और कपास उगाने लगेंगे, जूट उगाने लगेंगे, तो खाद्यान्न की कमी हो जाएगी। इतने बड़े देश की भूख की समस्या भी खत्म नहीं हो पाई। हम इतना भी खाद्यान्न नहीं उगा पा रहे थे कि अपने देश को भरपेट भोजन दे पाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि ये जो व्यवसायीकरण हुआ, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हुआ, इसकी वजह से माय डियर फ्रेंड हम फूड यानी खाद्यान्न, जो फूड क्रॉप हम उगाते थे, उससे कैश क्रॉप पे चले गए और नगदी में भी उतना लाभ हुआ नहीं। तो वो कहते हैं ना इस घाट के रहे ना उस घाट के, है ना, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। कहावत बहुत बुरी है, लिटरली मत लीजिएगा, लेकिन स्थिति वही हो गई कि हम ना तो नगदी फसल से कोई लाभ ले पाए, खाद्यान्न की स्थिति भी बहुत खराब हो गई। और इससे क्या हुआ? इससे सिर्फ एक ही चीज हुई कि ब्रिटिश इंडस्ट्री को, यानी जो विदेशी उद्योग थे, जो ब्रिटेन के उद्योग थे, उनको लाभ हुआ, और भारत में क्या हो गया? फूड स्कैरसिटी हो गई, भारत में खाद्यान्न की कमी हो गई। और खाद्यान्न की कमी इस तरीके से हुई कि आप देखोगे प्यारे दोस्तों कि भारत में लगातार अकाल पड़े, लगातार लोग भूखों मरे। अगर आप अकाल की स्थिति देखें तो आजादी से पहले तक करोड़ों लोग भारत में भूखों मरे। और यही सिर्फ इस सब से क्या लाभ हुआ? एक ही चीज कि ब्रिटिश इंडस्ट्री को भाई कपास मिल गया, जूट मिल गया, नील मिल गया, और उन्होंने उस कच्चे माल का उत्पादन करके, उस कच्चे माल का उपयोग करके बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए और उनको भारतीय बाजार में बेचा। तो एग्रीकल्चर सेक्टर की स्थिति जब आप समझते हो तो एक बात ही समझ में आती है कि भारत की स्थिति इस सेक्टर में भी दयनीय ही थी। और इस सब का एक ही मोटो था ब्रिटिश ने कुछ भी पॉलिसीज बनाई, ब्रिटिश ने कोई भी हमारे यहां पर चीज इंट्रोड्यूस की, उसका सिर्फ एक ही ऑब्जेक्टिव हमेशा रहा, वो ऑब्जेक्टिव था उनका अपना पॉलिसीज को पूरा करना, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करना, अपने उद्योगों की आवश्यकताओं को पूरा करना, और भारत को एक बाजार के रूप में सिर्फ विकसित करना। उनकी किसी भी पॉलिसी से आप देखोगे भारत का कोई लाभ होता हुआ नहीं दिखेगा। दो चीजें हमने देखी। पहली चीज में हमने समझा कि किस तरीके से जो अर्थव्यवस्था का विकास है वो बहुत ही निम्न स्तर पे रहा, और दूसरी चीज हमने देखी कृषि का क्षेत्र क्या था। अब बात करते हैं इंडस्ट्रियल सेक्टर की। हमने कृषि को देख लिया है, अब उद्योग की बात करते हैं कि किस तरीके से औद्योगिक क्षेत्र में, माय डियर फ्रेंड, औद्योगिक क्षेत्र को अगर देखें तो औद्योगिक क्षेत्र में आजादी से पहले भारत की स्थिति क्या थी। तो मैंने आपको पहले ही बताया डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट। मैंने आपको बताया कि हमारे यहां विऔद्योगिकीकरण हुआ। हमारे एक जो उद्योग की परंपरा होती है, आप हमेशा समझेंगे एक बात को कि भाई कोई भी उद्योग जाता है वो ऐसे जाता है, यानी हम यहां पे क्या कर रहे थे? हैंडीक्राफ्ट, यानी हम क्या कर रहे थे? हम हाथों के कौशल से, हस्त कौशल से हम चीजों का निर्माण कर रहे थे। मान लीजिए हम टोकरी बना रहे थे हाथ से, तो हम क्या कर रहे थे भाई? दिन में 10 टोकरी बना पा रहे थे। हम मटके बना रहे थे, दिन में 10 बना पा रहे थे। हम वस्त्र बना पा रहे थे, दिन में 6 बना पा रहे थे। ठीक है, मान लीजिए हमने क्या किया? हमने इसमें टेक्नोलॉजी को ऐड किया, हमने इसमें इन्वेस्टमेंट को ऐड किया, पैसा लगाया, कैपिटल लगाई, है ना। तो हमने क्या कर दिया? इसको एडवांस कर दिया। तो अब क्या होना चाहिए था भाई? जब हमने इसमें टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, मनी इन्वेस्टमेंट, ये सब हमने किया, तो अब हमारे यहां क्या होगा? मशीन आएंगी, आधुनिकृत मशीनें आएंगी, है ना, मशीनीकरण होगा। तो अब क्या होगा? टोकरियों का उत्पादन जो है, जो यहां पहले 10 हो रहा था 100 हो जाएगा, है ना।
वस्त्रों का उत्पादन 60 हो जाएगा, क्योंकि मशीन तेजी से काम करेगी। तो हम क्या है, हम ये समझेंगे कि हमने अर्थव्यवस्था को ऊपर लेके गए, विकास हुआ। लेकिन भारत में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। भारत में अंग्रेजों ने क्या किया कि यहां से जो हैंडीक्राफ्ट था इसको सपोर्ट देना तो बंद कर दिया, इसको सपोर्ट तो दिया ही नहीं। ये वाला जो पार्ट है, टेक्नोलॉजी, इन्वेस्टमेंट, कैपिटल, मनी कैपिटल, इसको भी नहीं दिया। तो हमारा ये भी चला गया और हम इधर भी नहीं गए। तो भारत में स्थिति उल्टा हो गई, नीचे की तरफ आई, यानी हस्तशिल्प भी खत्म हो गया और भारत में मशीनीकरण भी नहीं हुआ। ये मशीनीकरण कहां हुआ भाई? मशीनीकरण हुआ ब्रिटेन में। तो भारत ने कहा कि आप जो यहां ये कपास उगा रहे हो और इस कपास से वस्त्र बना रहे हो, ये वस्त्र आप मत लो, ये वस्त्र आप मत बनाओ, इस कपास को ब्रिटेन भेजो, ब्रिटेन में इससे बढ़िया हम मशीन से वस्त्र बनाएंगे और उस वस्त्र को हम भारत भेजेंगे और भारतीय लोग मशीन से बना हुआ कपड़ा सब पहनेगा। तो क्या हुआ इससे? इससे जो हाथ से, जो हस्तशिल्प उद्योग था, उसका पतन हो गया। लोग जो है मशीन से सिले सिलाई कपड़े पहनने लगे और भारतीय अर्थव्यवस्था धड़ाम से नीचे गिरी और इस तरीके से डिक्लाइन आया हैंडीक्राफ्ट में, यानी हस्तशिल्प उद्योग खत्म हो गया। अब बात यह भी समझनी पड़ेगी कि भाई जब हैंडीक्राफ्ट, हस्तशिल्प उद्योग का पतन होगा, माय डियर फ्रेंड, हस्तशिल्प उद्योग का पतन हो जाएगा, तो भारत में व्यवसायीकरण तो हुआ नहीं, भारत में मशीनीकरण तो हुआ नहीं। तो उस स्थिति में जो लोग ये हैंडीक्राफ्ट में थे, जो लोग ये हस्तशिल्प उद्योग में थे, ये क्या हुए? ये हो गए अनएम्प्लॉय, ये क्या हो गए? बेरोजगार हो गए माय डियर फ्रेंड। तो एक समस्या तो पहले से थी, दूसरी और आ गई, बेरोजगारी की समस्या और बढ़ गई, देश में लोग बेरोजगार होने लग गए और इससे क्या हुआ? लॉस ऑफ लोकल गुड्स भी हुआ, देसी वस्तुएं भी खत्म हो गई। जब लोगों ने इस उद्योग में लाभ नहीं पाया, जब लोगों को इस उद्योग में कोई बेनिफिट ही नहीं हुआ, तो दोनों चीजें हुई कि अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी की समस्या बढ़ी और देसी वस्तुओं की भारत में कमी हो गई। और ब्रिटेन ने जो भारत में, मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी, मशीन, कैपिटल, इन सब का जो उपयोग होना था, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन होना था, जो औद्योगिकीकरण होना था, उसको ब्लॉक कर दिया पूरी तरह और भारत ने आधुनिक उद्योगों का विकास होने ही नहीं दिया। भारत में ब्रिटेन ने अपने यहां कर लिया, तो स्थिति गंभीर हो गई, बेरोजगारी भी बढ़ी, देसी वस्तुएं कम हुई और भारत में जो उद्योग का विस्तार होना था वो भी नहीं हो पाया। और मेरे प्यारे दोस्तों, इसी का कारण रहा कि हमने पीछे देखा कि 2% की एग्रीगेट हम जो है भारत में ग्रोथ देख रहे हैं। एग्रीगेट ग्रोथ का मतलब क्या है? एग्रीगेट ग्रोथ जो मैंने आपको पीछे बताई थी, ये एक बार देखेंगे यहां पर, ये एग्रीगेट जो आउटपुट ग्रोथ है, इसका मतलब है प्यारे दोस्तों कि हाँ, एग्रीगेट आउटपुट ग्रोथ, यानी कि किसी देश में, मान लीजिए ये है हमारा प्यारा भारत, इस प्यारे भारत में एक वर्ष के अंतर्गत कितनी वस्तु, कितनी सेवाएं, है ना, का उत्पादन हुआ, ये एग्रीगेट आउटपुट को दिखाता है। यानी पूरे एक वर्ष में कितनी वस्तुओं का निर्माण हुआ, कितनी सेवाएं हमने प्रदान की। तो ये 2% ही था, ये जीडीपी भी कहलाता है। अगर हम यही कहें किसी एक निर्धारित वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मूल्य जीडीपी कहलाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहलाता है। तो एग्रीगेट ग्रोथ हमारी 2% है ना। अब आप देखेंगे कि भारत में अगर उद्योग की स्थिति बहुत गंभीर है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम देखें कि कुछ जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन भारत में शुरू हुआ, वो भी कब? आप देखेंगे सेकेंड हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में, यानी 1850 के बाद। 1850 के पश्चात यानी 1857 की क्रांति होगी, उस क्रांति के बाद क्राउन का शासन होगा और उसके बाद थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं, ये ध्यान रखेंगे, कॉटन टेक्सटाइल का, यानी जो आपका वस्त्र उद्योग है ना, वस्त्र उद्योग,
वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र और गुजरात के कुछ क्षेत्रों में विकास हुआ, इनका स्थापना हुई। लिमिटेड है, बहुत ऐसा नहीं है कि भाई हैवी इंडस्ट्री आ गई, नहीं बाबा, ये ध्यान रखिएगा। आजादी के समय तक कोई हैवी इंडस्ट्री नहीं आई। हमारे यहां द्वितीय पंचवर्षीय योजना में पहली बार भारी उद्योगों को जो है लगाया जाएगा, स्थापित किया जाएगा। तो कॉटन टेक्सटाइल वस्त्र उद्योग का महाराष्ट्र और गुजरात में इंडियन ओन्ड, यानी ये किसके थे, इन पे स्वामित्व था भारतीयों का, भारतीय लोगों का स्वामित्व है। कहां पर, महाराष्ट्र और गुजरात में कॉटन टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग को लगाया गया। जूट मिल्स, जूट मिल्स, ये जूट मिलती है बंगाल में लगी है, ब्रिटिश ओन थी। अब यहां भी देखो कि कॉटन टेक्सटाइल में भारतीयों का स्वामित्व है। जूट मिल अभी भी जो है बंगाल में लगी, उनपे ब्रिटिश लोगों का ही उनपे स्वामित्व है, क्योंकि यहां पर लाभ ज्यादा था, तो यहां ब्रिटिश लोगों को अपना स्वामित्व रखना था। तो इसमें भी बहुत ज्यादा कोई, आप देखोगे 1850 के बाद भी बहुत ज्यादा कोई उद्योग भारत में नहीं लगे। अब बात करते हैं 1907, 20वीं सदी में जब आप आओगे तो पहली बार टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील 1907 में ये लगी है। पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्रीज इमर्ज हुई। नो कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, तब भी आप देखोगे कोई भी कैपिटल गुड इंडस्ट्री तब भी नहीं लगी। कोई पूंजीगत वस्तुओं का निर्माण तब भी भारत में नहीं हो रहा था। कोई आधारभूत ढांचे का निर्माण नहीं हुआ। पब्लिक सेक्टर लिमिटेड था, रेलवेज, पोर्ट्स और कम्युनिकेशन तक। यहां ध्यान दो, एक चीज मैं आपको बता दूं, टाटा आयरन एंड स्टील, जमशेदजी टाटा, हमारे रतन टाटा के पूज्य पिताजी है ना, दादाजी के समय से इनके जो चला आ रहा था। तो उस समय टाटा ने पहली बार 1907 में टिस्को लगाई, हैवी इंडस्ट्री में पहला 1907 में हो रहा है भारत में। वर्ल्ड वॉर टू के बाद आप देखेंगे कि चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, पेपर इंडस्ट्रीज यानी वो लुगदी वुगदी बनाना, कागज, ये सब उद्योग, ये भी हल्के उद्योग है, छोटे उद्योग हैं, ये इमर्ज हुए। पूंजीगत जो गुड्स हैं यानी बुनियादी ढांचा, जैसे आप देखोगे इसमें कहीं आपको नहीं दिख रहा आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। भाई किसी देश का विकास होगा तो आप देखिए कोई फैक्ट्री लगानी होगी, फैक्ट्री के लिए सबसे पहले क्या चाहिए, लोहा चाहिए, स्टील चाहिए, सबसे बेसिक चीजें हैं। कोई भवन बनाने के लिए, कोई बिल्डिंग बनाओगे, अगर आपको वस्त्र उद्योग को भी व्यापक करना है, आपको रेलवे ब्रिज बनाने हैं, तो लोहा और स्टील सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है। जब लोहा और स्टील का उत्पादन ही नहीं होगा तो दूसरी इंडस्ट्रीज तो ग्रो नहीं कर पाएंगी, दूसरा उद्योग कोई लग ही नहीं पाएगा। और आप देखोगे कि ये वर्ल्ड वॉर टू के बाद भारत में शुगर, चीनी, सीमेंट और पेपर इंडस्ट्रीज का इमर्ज हो रहा है। कैपिटल गुड का यानी तब भी पूंजीगत वस्तुओं का कोई उद्योग भारत में नहीं लगा। अगर सार्वजनिक क्षेत्र की हम बात करें तो सार्वजनिक क्षेत्र यानी उस समय की ब्रिटिश शासन ने रेलवेज और पोर्ट और कम्युनिकेशन को सिर्फ महत्व दिया। भारत ने 1850 में रेलवे का विकास किया, ब्रिटिश ने। भारत में जब भी कहूंगा तो ब्रिटिश भारत समझिएगा, क्योंकि हम आजादी से पहले की बात कर रहे हैं। तो रेलवे का विकास क्यों किया भाई, जगह जगह उपद्रव होते थे, जगह जगह भारतीय लोग क्रांति करते थे, तो उस क्रांति को दबाने के लिए सैनिक भेजने की जरूरत पड़ती थी, तो रेलवे का विकास कर दिया। जगह जगह से इनको कच्चा माल लेके आना पड़ता था, पोर्ट तक पहुंचाना पड़ता था, तो इन्होंने रेलवे का विकास की जरूरत समझी। तो रेलवे का विकास इन्होंने अपने लाभ के लिए किया, इसलिए नहीं किया था कि भारतीय लोग रेलवे में बैठेंगे छुक 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 घूमने जाएंगे हैं। आज तो हमारे देश की सरकारें जो है कहती हैं कि हवाई चप्पल में हवाई जहाज की यात्रा करेंगे, उड़े देश का आम नागरिक। इनको कोई मतलब नहीं था आम नागरिक से, इनको अपने लाभ से मतलब था। और आगे भी देखोगे पोर्ट, पोर्ट किस लिए बनवाए, पोर्ट इसलिए बनवाए कि पूरे भारत में जो कच्चा माल उत्पादन हो रहा है, नील की खेती हो रही है, जूट की खेती हो रही है, कपास की खेती हो रही है, उस सब चीज को लेके आओ और पोर्ट से जो है हम इसको भेज देंगे, ब्रिटेन भेज देंगे, दूसरे देशों को भेज देंगे। तो वो भी अपने लिए हुआ। और तीसरा चीज हुई कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में आप देखोगे, आपने डाक और तार पढ़ा होगा, तो आप देखो आजादी से पहले कितने गांव में पोस्ट ऑफिस होते थे, पूरे मुश्किल से पोस्ट ब्लॉक में एक पोस्ट ऑफिस होता था, और तार की व्यवस्था आमजन लोगों को नहीं थी।
हम नहीं कह सकते थे कि हमारा दोस्त सीनू जो है जॉब ग्रेड में जॉब करता, सीनू को एक तार लिख दें कि सीनू जल्दी घर आओ, पेट में दर्द हुआ है। तो ये आम नागरिक ये सब मैसेज नहीं कर सकते थे। ये उन्हीं लोगों की अपनी तार और डाक व्यवस्था थी कि जल्दी से सूचना भेजी जा सके, इलेक्ट्रॉनिक वे में खबरें भेजी जा सके कि 1857 की क्रांति हो गई है, रानी लक्ष्मीबाई सब खत्म कर देंगी, जल्दी से सेना भेजो। तो जितना भी काम इन लोगों ने किया सब अपने लाभ के लिए किया, ये बात हमको समझनी पड़ेगी। ये भी समझना पड़ेगा कि हस्तशिल्प उद्योगों का पतन हुआ और नए उद्योग लगे भी नहीं, और वो लगे तो तब लगे जब हम आजाद होने ही वाले थे, और वो भी बहुत निम्न स्तर पे हमने देखा। बात समझ में आई? अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड की, अब बात करते हैं हम विदेशी व्यापार की। प्यारे दोस्तों, विदेशी व्यापार की स्थिति कैसी थी? विदेशी व्यापार है ना, तो विदेशी व्यापार में मैंने आपको हमेशा बताया है कि इंडिया एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड था, है ना, एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड, रॉ सिल्क, जूट, कॉटन, ये सब जो है हम निर्यात कर रहे थे। क्या कर रहे थे? निर्यात कर रहे थे हम। क्या भाई? रॉ सिल्क हमने भेज दिया, जूट भेज दिया, कॉटन भेज दिया, कपास भेज रहे हैं हम उन लोगों को, है ना, हम उन लोगों को जूट भेज रहे हैं, सिल्क भेज रहे हैं, वो हमको वस्त्र बना रहे हैं। इंपोर्टर बन गए थे हम, आयातक थे हम। आयातक किस चीज के? तो मैंने आपको कई बार बताया कि जो फिनिश गुड बनता था ब्रिटेन में, उसके आयातक थे। तो हमारा काम सिर्फ इतना ही हो रहा था, हम इतना ही कर रहे थे कि भाई ये है हमारा प्यारा भारत और ये है ब्रिटेन। तो हम क्या कर रहे थे? हमने कच्चा माल निर्यात किया, कच्चा माल बनाया, बहुत कम दाम पे हमने इनको दे दिया, 10 रुपए में हमने इनको दे दिया। इन्होंने इसका क्या किया? वस्त्र बनाया, इन्होंने उसका फाइनल गुड बनाया, और वही 10 रुपए का हमारा माल हमको 100 रुपए में चिपका दिया। तो हम क्या बने? हम बने आयातक बने हुए माल के, और निर्यातक बने कच्चे माल के। ये क्या बना? आयातक बना कच्चे माल का, निर्यातक बना फाइनल गुड का। तो इस तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था ड्रेन होती रही, हमें कोई लाभ नहीं हुआ, है ना। ट्रेड हैवीली स्क्वीड इन फेवर ऑफ ब्रिटेन। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस समय तक हमारा, अगर हम पूरे 100 रुपए का ट्रेड करते थे, भारत का अगर 100 रुपए का ट्रेड हो रहा था, तो 50 रुपए से ज्यादा का ट्रेड हम सिर्फ एक देश को कर रहे थे, ब्रिटेन को। आपको ये छोटी बात लग रही होगी, अब समझिए आप कि अगर भारत उस समय 1000 करोड़ रुपीस का ट्रेड कर रहा था, तो हम उसमें से 500 करोड़ रुपीस से ज्यादा का ट्रेड अकेले ब्रिटेन के साथ कर रहे थे। और इसमें शॉकिंग क्या है वो समझिए कि ये 500 करोड़ रुपीस भारत की अर्थव्यवस्था को मिल भी नहीं रहा था, भारतीय लोगों तक पहुंच ही नहीं रहा था, क्योंकि ब्रिटेन इसी पैसे से युद्ध लड़ रहा था, वर्ल्ड वॉर लड़ रहा था, दूसरे देशों के साथ युद्ध कर रहा था, और इसी पैसे से अपने अधिकारी जो भारत में उसने बिठाए हुए थे, जो ऑफिसर्स भारत में बिठाए हुए थे कि भारतीय लोगों पे शासन करें, उनकी सैलरी भी इसी से दे रहा था। तो ये ड्रेन हो रही थी अर्थव्यवस्था, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था को खोखला किया जा रहा था, हमें कुछ भी लाभ नहीं हुआ। इससे ज्यादा स्थिति और गंभीर तब हुई जब सुएज कैनाल की ओपनिंग हो गई 1869 में, और इससे तो जो समय लगता था ब्रिटेन के साथ हमारे व्यापार को, वो और कम हो गया। आपको सुएज कैनाल, उम्मीद है आप सब लोग सुएज कैनाल जानते होंगे, मैं आपको दिखा देता हूं। ये है मेडिटेरियन सी। कौन सा सी है भाई? मेडिटेरियन सी माय डियर फ्रेंड, मेडिटेरियन सी है ये, भूमध्य सागर इसको कहते हैं, ठीक है, मेडिटेरियन सी। और ये है हमारा रेड सी, इसको क्या कहते हैं? लाल सागर। क्या कहते हैं? लाल सागर माय डियर फ्रेंड। जब आप, ये है हमारा प्यारा भारत, वो थोड़ा सही से बनाता हूं, अपना भारत देश है, ये है हमारा प्यारा भारत। जब आप अरब सागर की तरफ जाओगे तो आप देखोगे कि यहां आपको दिखाई देगा ये जो है ये गल्फ कंट्रीज,
ठीक है। उसके बाद आप देखोगे यहाँ लाल सागर है, रेड सी है, और रेड सी से मेडिटेरियन सी के लिए ये यहाँ रेड सी में जब आप पहुंचोगे तो इधर आप देखोगे 193 किलोमीटर लंबा एक नहर निकाली गई है ना, इसी को कहा गया स्वेज नहर। क्या कहा गया? स्वेज नहर। ये स्वेज नहर स्वेज से पोर्ट सईद को जोड़ती है। किसको? स्वेज कैनाल से, स्वेज से पोर्ट सईद को। ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है, आप देखेंगे तो ये कि स्वेज कैनाल किससे किसको जोड़ती है। तो रेड सी में है स्वेज, इस स्वेज को पोर्ट सईद से मेडिटेरियन सीज में जोड़ती है, और इससे जो ऐसे घूम के आना पड़ता था व्यापार करने के लिए, अब यहीं से अंग्रेज व्यापार करने भारत आने लगे, और इस वजह से इस समय और कम हो गया, और इसके कारण हमारे साथ उनके व्यवसाय और तेजी के साथ बढ़ा, यानी भारतीय अर्थव्यवस्था और तेजी के साथ ड्रेन होने लगी। ठीक है, तो क्यों मैं बार बार एक शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं कि ड्रेन ड्रेन ड्रेन, इसलिए कह रहा हूं कि मैंने आपको बताया कि भारत का सरप्लस था। भारत क्या कर रहा है? हमने कहा भारत जो है निर्यात कर रहा है बहुत तेजी के साथ। किसका? भारत कच्चे माल का निर्यात कर रहा है ब्रिटेन के लिए, और आयात हमारा कम है, क्योंकि आयात तो हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ बने बनाए प्रोडक्ट का। तो भारत का ट्रेड में सरप्लस था। क्या था? ट्रेड में सरप्लस था। सरप्लस आप ऐसे समझेंगे कि भारत इंपोर्ट कितना कर रहा है और भारत एक्सपोर्ट कितना कर रहा है। मान लीजिए भारत इंपोर्ट कर रहा था 50 रुपए का और एक्सपोर्ट कर रहा था 100 रुपए का, तो यानी कि हमारा एक्सपोर्ट 50 रुपए ज्यादा है, तो हम 50 रुपए सरप्लस में हैं, यानी 50 रुपए हमारे निकलते हैं। तो हम हमेशा से सरप्लस में थे ब्रिटेन के साथ, लेकिन हमें इसका कोई फायदा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? क्योंकि ना तो भारत में कभी कोई गोल्ड आया, ना भारत में सिल्वर आया। भारत में इनफ्लो हुआ ही नहीं कभी कि भाई हमारा तुम पे ज्यादा निकलता है तो लाओ हमें गोल्ड दे दो, सिल्वर दे दो, करेंसी दे दो, कुछ नहीं। बल्कि ब्रिटिश ने, मैंने आपको बताया, इनको वॉर एक्सपेंसेस में, युद्ध के खर्चों में इसका इस्तेमाल किया, अपने एडमिनिस्ट्रेशन में इसका इस्तेमाल किया, कि जो भारत में लोग काम कर रहे थे, भारत में जो ब्रिटिश काम कर रहे थे, उनकी सैलरी तो ये देते ही थे भारतीय पैसे से। जो एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे थे, जो एडमिन में थे, ब्रिटेन में बैठे हुए लोग भारत के लिए वहां बैठ के पॉलिसियां बना रहे थे, उनकी सैलरी भी ये इसी से दे रहे थे। तो इस तरीके से ये ड्रेन हो रहा था। दादा भाई नौरोजी ने बाद में एक पुस्तक लिखी है ना, उसमें उन्होंने इस ड्रेन पॉलिसी को बहुत अच्छे से समझाया। तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? इकोनॉमिक ड्रेन हुआ, और भारत में इसेंशियल आइटम की कमी हो गई। भारत में जरूरी जो वस्तुएं थी, जो आवश्यक चीजें थी, उनकी कभी पूर्ति ही नहीं हो पाई। बात समझ रहे हो? चलिए अब देख लेते हैं डेमोग्राफिक कंडीशन क्या थी उस समय की। दोस्तों डेमोग्राफिक कंडीशन में आप देखो, पहली बार जो सेंसस हुआ 1881 में हुआ, जो अच्छे से हुआ। इससे पहले 1871 में हुआ है, लेकिन ये जो है 1871 वाला ऑफिशियल नहीं माना जाता है, बहुत अच्छे स्तर पे नहीं किया गया। तो पहला वाला 1881 में सेंसस हुआ। तो इस सेंसस के बाद आप देखेंगे 1921 में एक फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ। 1881 के समय तक क्या हो रहा था आपको मैं बता दूं। इस समय क्या था, जो जनसंख्या है वो जनसंख्या पॉपुलेशन, जनसंख्या में जो है जन्म बहुत तेजी से होते थे, है ना, लेकिन उसी के साथ साथ मृत्यु भी बहुत तेजी से होती थी। तो जितने जन्म हो रहे हैं उतनी मृत्यु हो रही है। तो इससे जो जनसंख्या है वो बहुत तेजी के साथ नहीं बढ़ रही थी, जनसंख्या स्थिर की स्थिति में थी। लोगों की जो एवरेज इस समय तक जो आयु थी, जो एवरेज जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी, जीवन प्रत्याशा थी, वो 40 वर्ष थी। कितनी? 40 वर्ष। यानी कोई भी व्यक्ति इस समय 40 वर्ष से ज्यादा जीता ही नहीं था ना। उसके पीछे की वजह क्या है? अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं थी, अच्छा भोजन नहीं था, अच्छा
रहने के लिए स्थिति नहीं थी। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी 40 वर्ष थी, जो अब आप देखते हो आजकल 70 है ना, लगभग 69-70। तो एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी जीवन प्रत्याशा उस समय कितनी थी? 40 वर्ष। लोग 40 वर्ष के होते होते जो है मर जाते थे, मौत हो जाती थी उनकी। ये इस समय की स्थिति है। उसके बाद आप देखेंगे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज आई, यानी जनसंख्या संक्रमण का समय आया, जनसंख्या संक्रमण का काल। इस जनसंख्या संक्रमण के काल में क्या हो रहा है भाई? 1921 को आप ध्यान भी रखेंगे विभाजन वर्ष भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विभाजन वर्ष। तो जनसंख्या संक्रमण का काल, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन का समय क्यों है? क्योंकि 1921 के बाद क्या हुआ, जो ये एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी थी ये बढ़ने लगी तेजी के साथ, क्योंकि जो मृत्यु की दर है वो कम होने लगी, स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होने लगी। तो इससे पहले तो बहुत बेकार थी, लेकिन 1921 के बाद जन्म दर तीव्र रही, मृत्यु दर कम हो गई और तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ने लगी। इसलिए विभाजन वर्ष भी कहा जाता है, या इसको सेकंड स्टेज बिगिन कहते हैं। यहां से डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की स्टेज मानी जाती है 1921। और 1911 से 1921 का ये ऐसा दशक माना गया जिसमें तेजी के साथ जनसंख्या बढ़ी, इसलिए विभाजन वर्ष 1921 को माना जाता है। ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजों की, इंडिकेटर्स, कुछ संकेतक देखते हैं इस समय के, कि भारत में आजादी के पहले के कुछ संकेतक क्या हैं। तो आप देखोगे साक्षरता की दर 16% से भी जो है कम महिलाएं पढ़ी लिखी थी। बात समझ रहे हो? तो फीमेल लिटरेसी कितनी है? 7%। टोटल लिटरेसी कितनी है? 16%। यानी कुल साक्षरता दर है 16 और महिला कितनी साक्षर है? 7। ये आजादी के पहले की स्थिति है। 16% लोग पढ़े लिखे हैं। तो हमें देश की पॉलिसीज उसी हिसाब से बनानी पड़ेंगी। हमें जो है सर्व साक्षरता अभियान चलाना पड़ेगा, है ना, स्कूल चले हम जैसे नारे देने पड़ेंगे। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी मैंने आपको बताया 32 ईयर्स, ये 40 वर्ष से कम, 40 वर्ष लास्ट है, 40 तक तो आदमी निपट ही जाता था, लेकिन एवरेज अगर निकालो तो 32 साल तक व्यक्ति जी रहा था, है ना। इन्फेंट मोर्टालिटी रेट यानी शिशु मृत्यु दर जो है, कौन सी? शिशु मृत्यु दर, छोटा बच्चा 6 साल तक का जो बच्चा होता है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट जो है वो 218 पर 1000 है। यानी 1000 में से 1000 बच्चा अगर जन्म ले रहा है तो 218 की डेथ तुरंत हो जाती थी। तो आजादी से पहले हम देखेंगे 218 पर 1000। तो मोर्टालिटी रेट, मृत्यु दर बहुत ज्यादा थी। और गरीबी, पब्लिक हेल्थ, सार्वजनिक स्वास्थ्य और जो रैम्पेंट डिजीजेस हैं, दुनिया भर की बीमारियां हैं, ये बहुत ज्यादा थी। तो इस तरीके से आप देखोगे कि डेमोग्राफी की कंडीशन भी बहुत खराब थी। यानी हमने देखा कृषि की स्थिति खराब, उद्योग की स्थिति उससे भी खराब, और स्वास्थ्य, डेमोग्राफी, जनसंख्या को देखें तो वो उससे भी ज्यादा खराब है। स्वास्थ्य है, गरीबी है, सब बहुत बेकार स्थिति। अब बात कर लेते हैं रोजगार की स्थिति क्या थी। रोजगार की स्थिति देखते हैं प्यारे दोस्तों। तो जो वर्कफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें भी कोई बदलाव नहीं आया। यानी जो लोग काम कर रहे थे आजादी से पहले वो भी स्थिर स्थिति में था। और आप देखेंगे कि वो 70 से 75% लोग एग्रीकल्चर में थे, कृषि में थे। आज भी आप देखो तो 45% है, लेकिन अब दूसरे सेक्टर्स में लोग तो हैं, नौकरियां लग रही हैं सेवा क्षेत्र में। मैं सेवा क्षेत्र में हूं, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, सर्विस दे रहा हूं, सर्विस सेक्टर में हूं। तो 75% तक लोग कृषि पे थे और कृषि की उत्पादकता मैंने आपको बताई बहुत कम थी। 10% लोग उद्योग क्षेत्र में थे और 15 से 20% लोग सर्विस में थे। यानी कृषि में 1/3 जनसंख्या थी, उद्योग में सिर्फ 10% लोग थे और सेवा में 15 से 20% लोग सेवा क्षेत्र में, है ना। लेकिन एक बात और समझनी पड़ेगी प्यारे दोस्तों आपको, इसमें एक बात आपको यह समझनी पड़ेगी कि जो लोग कृषि में हैं,
कृषि में भी ये लोग बेरोजगार थे। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट था, जिसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी। डिसगाइज में जो है अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी का शिकार थे ये लोग। क्योंकि आप ये भी तो समझिए प्यारे दोस्तों कि जो एग्रीकल्चर है, ये एग्रीकल्चर सेक्टर में हमेशा तो काम नहीं रहता। साल में 2 महीने 4 महीने काम होता है, फिर खेती छोड़ दी जाती है, फिर उसमें नड़ाई गुड़ाई होती है, फिर उसमें उत्पादन होता है। तो इसमें मौसमी छिपी हुई बेरोजगारी का कारण है और लोग बेरोजगार रहते थे। अगर और ये भी जो वर्क फोर्स है, इसमें भी आप देखेंगे कि जो अगर हम इसे रीजन वाइज बांटे तो जो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है, जो हम ये 10% देख रहे हैं, ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ बंबई, बंगाल, मद्रास प्रेसिडेंसी वाले क्षेत्रों में ही थी। बाकी सारे भारत में ये सब नहीं हो रहा था। ऐसे ही जो एग्रीकल्चर डोमिनेंट है वो उड़ीसा, राजस्थान और पंजाब के क्षेत्र में थी, पूरे भारत में ये भी नहीं थी। तो वर्क फोर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो एग्रीकल्चर में ज्यादा था और एग्रीकल्चर की स्थिति पूरे देश में खराब थी। वहीं जो हम कहें कि सर्विस क्षेत्र और उद्योग क्षेत्र, तो वो उद्योग क्षेत्र सिर्फ देश के चंद कोनों में सिमटा हुआ था। तो आप इस तरीके से देखेंगे कि जो रोजगार की स्थिति है, जो ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर है, जो रोजगार ढांचा है, वो भी बहुत बेहतर नहीं था। इसमें भी दुनिया भर की बेरोजगारी छिपी हुई थी। आप उद्योग में देखोगे, इसमें संरचनात्मक बेरोजगारी होती है, इसमें हॉरिजॉन्टल अनएम्प्लॉयमेंट टाइप होता है। लोग जो उनका स्किल है उससे कम स्किल वाली नौकरी कर रहे हैं। तो बहुत सारी इसमें भी प्रॉब्लम्स हैं, वो हम आगे देखेंगे भी जब पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की, यानी आधारभूत ढांचा की। आधारभूत ढांचा माय डियर फ्रेंड, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आधारभूत ढांचा में क्या आता है? सड़क आता है, परिवहन आता है, रेलवे आता है। तो आधारभूत ढांचा कैसा था भाई उस समय? तो ब्रिटिश ने क्या बनवाया? मैंने आपको बताया रेलवे का निर्माण ब्रिटिश ने किया। 1850 से रेलवे की शुरुआत हुई और 1850 के बाद रेलवे का निर्माण उन्होंने तेजी से किया। सड़क बनवाए, बंदरगाह बनवाए, ये 3 काम है जो इन्होंने मेनली किए। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है वो मैंने आपको बताया। इसके पीछे की वजह सिर्फ यही थी कि ये जो इनकी सेना है, ये सेना को मोबिलाइज कर पाए। कहीं मान लीजिए कि इनकी सेना रह रही है यहां बंगाल में, विद्रोह हो गया दिल्ली में, तो ये सेना को यहां तेजी से कैसे भेजेंगे? तो उसके लिए अच्छी रेलवे चाहिए, सड़क चाहिए, है ना? तो इसलिए इन्होंने इसका विकास करवाया, ना कि इसलिए कि ये भारत का विकास चाहते थे। भारत का विकास चाहते तो ये अच्छी विद्युत स्थिति देते, रेलवे पूरे भारत में होनी चाहिए थी, सड़कें पूरे भारत में होनी चाहिए थी, बंदरगाह भारत के हर कोस्टल स्टेट में होना चाहिए था। तो ऐसा नहीं था, है ना? रेलवे को इन्होंने, मैंने आपको बताया कि सिर्फ कृषि का जो कच्चा उत्पादन हो रहा है उसको इन्होंने पोर्ट पे पहुंचाने के लिए ऐसा किया। हालांकि इससे जो है कल्चरल बैरियर्स टूटे। ऐसा हुआ कि भाई रेलवे जब जुड़ी तो विभिन्न विभिन्न संस्कृति के लोग एक साथ बैठे। जब आप रेलवे में जाएंगे तो आप देखेंगे कि रेलवे में मेरे प्यारे दोस्तों एक बंदा यूपी का हो सकता है, एक बिहार का हो सकता है, एक उसी में आसाम का कोई बैठा हो सकता है, और तीनों लोग घूमने जा रहे हैं बॉम्बे। तो इससे क्या होगा? 3 अलग अलग कल्चर एक साथ मिलेंगे, संस्कृति जुड़ेगी, लोगों में एकता पनपेगी। लेकिन ये बाई प्रोडक्ट है, ये उप उत्पाद है। ये ऐसा कल्चरल बैरियर को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने नहीं किया था। लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि इन्होंने किया सिर्फ अपने पर्सनल लाभ के लिए, और किसी क्षेत्र में कोई इन्होंने भारत में जो है इंफ्रास्ट्रक्चर में काम नहीं किया। रोड, रेलवे और पोर्ट पे काम किया, और उसकी वजह इनका खुद का हित था। यह बात हमको समझनी पड़ेगी, ठीक है? तो जितना भी इन्होंने काम किया, इकोनॉमिक बेनिफिट जो ये हुए, चाहे तो रेलवे से कमाई की बात हो, चाहे सड़क से या पोर्ट से, वो सब कहां गए भाई? वो ब्रिटिश को गए, नॉट इंडियंस। इंडिया को कोई फायदा इससे नहीं हुआ। इनलैंड वाटरवेज, इन्होंने कुछ जो है जलमार्ग भी बनवाए,
लेकिन इन जलमार्ग का न रख रखाव हो पाया, ना इनसे कोई फायदा हुआ। उड़ीसा कोस्ट कैनाल इन्होंने बनवाया था, लेकिन ये कोई इससे आर्थिक लाभ भारत को नहीं मिला, इसका रखरखाव नहीं हुआ, तो ये बंद ही हो गया, खत्म ही हो गया। तो ये इनलैंड वाटरवेज बनवाया। ये मैं आपको पीछे दिखा रहा हूं कि जो मेन चीजें थी, जो इन्होंने मेन काम तो रेलवे रोड पोर्ट पे किया, वो इनका अपना बेनिफिट था। इन्होंने इनलैंड वाटरवेज बनवाए, अंतर जो है जलमार्ग, अंतरदेशीय जलमार्ग जिनको कहते हैं, है ना, इनलैंड वाटरवेज। तो उससे कोई फायदा नहीं हुआ कि आज आप देखोगे ना, नेशनल वाटरवेज NW1 बन रहा है, मोदी जी ने उद्घाटन किया नेशनल वाटर की, भाई वाटरवेज से हम जो है प्रयागराज से लेके बंगाल तक और देश के समूचे हिस्सों में हम अब पानी के जरिए, जल के जरिए भी परिवहन करेंगे, चीजों को पहुंचाएंगे। तो इन्होंने भी इनलैंड वाटरवेज बनाया, उड़ीसा कोस्टल कैनाल उसका एग्जाम्पल है, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ, खत्म, बंद हो गया पूरी तरह, ये समझिए। इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ बनवाया इनको लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट करने के लिए। मैंने आपको बताया कि इन्होंने टेलीग्राफ शुरू किया था, तो टेलीग्राफ इसलिए नहीं किया था कि भाई मैं यहां बैठा हूं, मैं अपने किसी दोस्त को फोन कर रहा हूं, हेलो कैसे हो, ना, टेलीग्राफ जो जा रहा है, जो इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ है, हेलो हाउ डू यू, मैं यहाँ ठीक हूं, उम्मीद है आप भी वहां ठीक होगे, तो ये इन्होंने किया लॉ एंड ऑर्डर के मैनेजमेंट के लिए। भाई कानून बना रहना चाहिए, है ना, कानून का शासन कैसे जो है देश में, इनको अपना शासन मजबूत रखना था, तो उस लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए इन्होंने ये किया। पोस्टल सर्विस जो मैंने आपको बताया, डाक व्यवस्था, तो डाक व्यवस्था मैंने आपको बताया कि इसमें भी इन्होंने अपने लिए ही ये सब किया, और ये भी इनएडिक्वेट थी, बहुत सारी देश की जनसंख्या इससे अनभिज्ञ थी, किसी पूरी देश की जनसंख्या को इससे लाभ नहीं हो रहा था, देश के बहुत सारे कोनों में ये थी ही नहीं, है ना, तो ये भी इनका अपना ही बेनिफिट था। बात करें अगर एविएशन की, हवाई जो है यात्रा की या हवाई स्तर की, तो आप ये देखेंगे कि टाटा एयरलाइंस, ये टाटा एयरलाइंस अब की वाली नहीं है, एयर इंडिया जो थी उसकी प्री सब्सिडरी थी ये, यानी जो आपने एयर इंडिया की बेच ली, फिर से टाटा ने खरीद ली, उसकी पहले की ये टाटा एयरलाइंस थी, जो 1932 में लॉन्च हुई थी, बाद में एयर इंडिया बन गई थी, फिर बाद में टाटा ने ही इसको खरीद लिया था, तो टाटा एयरलाइंस लॉन्च हुई, ये भी एक भारतीय व्यक्ति के द्वारा, यानी इसमें कहीं भी आप देखोगे किसी भी ब्रिटिश शासन ने कोशिश नहीं की कि भारतीयों का इसमें जो है लाभ हो पाए, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कंटेक्स्ट एंड कल्चर की, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री मैंने आपको बताया बिहार में, बंगाल में थी, और यहां पे एक बहुत महत्वपूर्ण चीज थी मुस्लिन, है ना, ये क्या है, मखमल को कहते हैं, किसको कहते हैं, मखमल, जिसकी बात मैंने शुरुआत में भी की प्यारे दोस्तों, कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंगाल में, यहां का एक मखमल था, एक बहुत कॉटन टेक्सटाइल, एक फाइन कॉटन टेक्सटाइल होता था ये, और ये बंगाल में स्पेशली भी ढाका से ये संबंध था, है ना, ढाका में ये बनता था ये मखमल, और मैंने आपको बताया ये इतना फाइन होता था कि आप इसकी बनी शॉल को मुट्ठी में बंद कर सकते थे, ये बंगाल की शान थी, पूरे विश्व में ये बंगाल का ये मखमल जाना जाता था, पहचाना जाता था, इसकी प्रसिद्धि थी प्यारे दोस्तों। क्या किया इसके साथ, अंग्रेजों ने इसको खत्म कर दिया, है ना, ये मलमल लिखा हुआ ना, मलमल कहते थे, मखमल कहते थे, ये अलग अलग भाषाओं में जो है प्रोनाउंसिएशन होता है इसका। ये मलमल शाही था, मलमल खास था, दो नामों से ये जाना जाता था, है ना, मखमल भी कहते हैं सामान्य भाषा में और मलमल भी कहते हैं, है ना। चलिए, तो शाही जो है मखमल, ये मखमल खास दो नामों से जाना जाता था, इसको हमेशा जो है राजा लोग पहनते थे, रॉयल्टी पहनती थी, है ना, राजशाही लोग इसको इस्तेमाल करते थे, जो शाही मलमल है ना, और वर्ल्ड रिनोन था ये कि भाई इसकी जो क्वालिटी है, इसका जो कौशल है वो बहुत शानदार स्तर का था, और ऐसे ही फाइनेस्ट माना जाता था ये, है ना। चलिए, और अगर हम बात करें ऐसी कुछ चीजों की, तो एक चीज और हम देखेंगे कि भारत में जो है आया शाहजहां के समय बर्नियर, कौन आया था, एक ट्रेवलर था, ट्रेवलर, आप हिस्ट्री में ही पढ़ोगे, आदित्य सर आपको पढ़ाएंगे, बर्नियर आया, बर्नियर ने 17वीं शताब्दी में, 17th सेंचुरी में कहा कि जो बंगाल है वो रिचर देन है इजिप्ट, यानी जो बंगाल, उस तत्कालीन बंगाल था,
17वीं शताब्दी में, यानी अंग्रेजों के आने से पहले वो मिस्र से भी ज्यादा समृद्ध था। क्या था? बंगाल समृद्ध था। किससे? मिस्र से भी ज्यादा। मिस्र की सभ्यता उस समय बहुत समृद्ध मानी जाती थी। आज तक पिरामिड देखते हो आप, उससे ज्यादा समृद्ध था बंगाल। ऐसा बर्नियर ने कहा, जो एक ट्रेवलर था, ठीक है। और भारत से कॉटन, सिल्क, राइस, शुगर, बटर, इन सब का एक्सपोर्ट हम करते थे। भारत सेल्फ सफिशिएंट था, गेहूं में, सब्जियों में, जो है लाइव स्टॉक में, पोल्ट्री में, फिशेस में, हम हर चीज, मुर्गी पालन, मछली पालन, और जो है हमारे पास दुधारू पशु, सब चीज थी हमारे पास। क्या नहीं था? लेकिन अंग्रेजों ने आके सब नष्ट कर दिया, सब खत्म कर दिया। हमारे पास डेंस नेटवर्क था कैनाल का, हम नहरें थी, हम इरिगेशन करते थे, हमारे पास नेविगेशन की बहुत बेहतर स्थिति थी। ये सब क्या इंडिकेट करता है? इंडिकेट करता है कि भारत में औपनिवेशिक शासन से पहले बहुत शानदार स्थिति थी, लेकिन उपनिवेश बनने के बाद ये जो प्रॉस्पेरिटी है, ये भारत की जो समृद्धि है, सब खत्म हो गई। अंग्रेजों ने सब धीरे धीरे नष्ट कर दिया और भारत को एक उपनिवेश बना के छोड़ दिया, भारत को एक कच्चे माल का उत्पादक बना के छोड़ दिया, और बने बनाए वस्त्रों का एक बाजार बना के छोड़ दिया। और मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सुएज कैनाल बनने के बाद ये आर्टिफिशियल वाटरवे है, कृत्रिम नहर बनाई गई, और इस कृत्रिम नहर को बनने के बाद मेरे प्यारे दोस्तों, मैंने आपको बताया कि ये और भी आसान हो गया ब्रिटेन को भारत के साथ ट्रेड करना, और जो भारत को खोखला कर रहे थे धीरे धीरे और तेजी के साथ खोखला करने लगे। और ये सुएज कैनाल के बारे में आप जान लीजिए, 1869 में ये शुरू हुई। ये किसको? पोर्ट सईद को, जो मेडिटेरियन सी में है। मैंने आपको ये दिखाया था कि ये पोर्ट सईद, इसको हिंदी में क्या लिखते हैं? इधर मैं लिख देता हूं, यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि पोर्ट सईद को ये कनेक्ट करती है किस, कहां से? पोर्ट सईद कहां है? मेडिटेरियन सी यानी भूमध्य सागर में, गल्फ ऑफ सुएज से जो सुएज कैनाल है ना। सुएज कैनाल कहां पर है प्यारे दोस्तों? तो सुएज कैनाल है रेड सी में, मैंने आपको दिखाया था। तो पोर्ट सईद को सुएज कैनाल से कनेक्ट करता है, और उसी 193.3 किलोमीटर इसकी लेंथ है, और ये डायरेक्ट रूट प्रोवाइड करता था यूरोपियन शिप्स को, यूरोपियन जहाज को, कि वो साउथ एशिया में आके सीधा व्यापार कर सकें। और इससे क्या हुआ? उनकी जो कॉस्ट है, भारत आने का जो उनका जो पैसा लगता था वो कम हो गया, समय कम हो गया। इससे भारतीयों के साथ उनका एक्सेस तेजी के साथ आगे बढ़ा, और भारत को उन्होंने पूरी तरह खोखला कर दिया। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में प्यारे दोस्तों देखा कि किस तरीके से भारत की स्थिति थी जब भारत आजाद हुआ। इंडिपेंडेंस की ईव तक भारत की स्थिति क्या थी, चाहे वो उद्योग की स्थिति हो, कृषि क्षेत्र की स्थिति हो, रोजगार की स्थिति हो, भारत के स्वास्थ्य, डेमोग्राफी यानी जनसंख्या की स्थिति हो, या फिर भारत के जो समृद्धि थी उसकी स्थिति हो। तो ये सब हमने जाना। अगले चैप्टर में दूसरी चीजों पर चर्चा करेंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन करिए। अगर आप जॉब ग्रेड आईएएस पे नए हैं, @jobgrade_IAS आप लिखेंगे तो टेलीग्राम चैनल पे आप जाएंगे। बहुत सारी चीजें हमारे पास हैं जो हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। हमारी ऐप है, आप ऐप पे जाइए, और ऐप पे आपको बहुत सारी प्रीमियम क्लासेस मिलेंगी, बहुत सारी फ्री क्लासेस मिलेंगी, आपको क्विज मिलेंगे, आपको हैंडआउट्स मिलेंगे। देयर आर लॉट टू डिस्कवर, देयर आर लॉट टू लर्न। बने रहिए प्लेटफॉर्म के साथ। जॉब ग्रेड का एक एक फैकल्टी आपके लिए बेहतर सेवाएं देने के लिए खड़ा है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। हैव ए ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।